नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी वीडियो में। दोस्तों इसमें हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि ये सी टेट, एम पी टेट, अदर टेट के लिए इंपॉर्टेंट है मैथ्स पैडागोगी। तो डियर ये लगाइए प्रैक्टिस सेट एंड बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। एंड वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन है, कक्षा 4th के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है। तो ऑप्शन है वो आप देख लीजिए डियर। तो हम इनको कैसे उनको बताएंगे, तो आप ऑप्शन देखिए, अदरवाइज टाइम थोड़ा लेट लगता है। तो उसको ग्रिड पेपर पर आप उसको बताएंगे। जैसे ग्रिड पेपर जो होता है लाइक ऐसे होता है, ठीक है। थोड़ा ये दर्शा दिया कि ये 0.3 है और ये दर्शा दिया, ठीक है। थोड़ा कुछ इसमें इस तरह से होता है, ये 0.7 है। जब हम दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.7 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 0.21, 7 3 21। तो हम उसको ऐसे दर्शाएंगे कि दो संख्याओं के गुणन से जो प्राप्त संख्या होती है वो सदैव दोनों संख्या से बड़ी होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो इस तरह उनको बता सकते हैं। तो ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके हम उनको बता सकते हैं। ओके। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का, मेजरमेंट का उनको संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो कथन है, कौन सा कथन सत्य है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, इनमें से कौन सा सही होगा। अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए, या प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए, केवल अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए, या अप्रामाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो उसके संदर्भ में, माप के संदर्भ में जो सही है वो है कि जो प्रामाणिक जो माप होते हैं उसका उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। अगला है, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंत विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो डियर, जैसे कि आपको पता है कि अंत विषय जो होते हैं उनको विकसित करने के लिए सबसे पहला जो है वो विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करके होता है, ठीक है। देन उसका जो सर्वेक्षण करते हैं, जो करते हैं, उसके द्वारा जो जानकारी जो प्राप्त होती है, उसके बाद जो परियोजनाएं बनाई जाती हैं उनका गठन होता है। तो सबसे पहले क्षेत्रीय भ्रमण, देन सर्वेक्षण, देन परियोजना। ओके। सो मूल्यांकन के लिए जो उपयोगी है, सबसे पहला क्षेत्रीय भ्रमण आएगा, फिर सर्वेक्षण, देन परियोजना। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, गणित की कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए डियर। तो मैं उसका आपको आंसर बताती हूँ। तो डियर, जो टेलर का जो गिनतारा होता है, ठीक है, कंप्यूटर जो है, जियो बोर्ड जो है, ये इस तरह से विकसित किए गए हैं कि जो दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं इनके माध्यम से वो गणित पढ़ने वो आसानी से वो समझ सकते हैं। तो इसका जो आंसर सही होगा, थर्ड ऑप्शन इज राइट। टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। ओके। नेक्स्ट है, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के जो बच्चे, अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में ये प्रवीण होते हैं। तो हमें आंसर बताना है इसमें से कौन सा होगा। तो आप पॉज करके इसका आंसर पहले आप देने की कोशिश किया करो, ठीक है। इसका जो आंसर होगा कि संख्याओं के संदर्भ में जो प्राइमरी क्लास के जो बच्चे होते हैं वो सबसे पहले पंक्तिबद्धता में वो प्रवीण होती है, अरेंजमेंट इन रो। देन होते हैं वो क्लासिफिकेशन करने में, वर्गीकरण करने में, और फिर होते हैं वो रिवर्सिबिलिटी में, मीन्स प्रतिव्यर्थता में, ठीक है। ये इन तीनों में ये प्रवीण होते हैं। लेकिन जो अनुपातिक जो विवेचन है उसके आगे आने वाली ये कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। तो डियर, आंसर इसका जो सही होगा संख्याओं के संदर्भ में, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, कक्षा फर्स्ट के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के लिए किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए डियर। इसका जो आंसर सही होगा, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे। इसका डियर जो आंसर सही होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। जैसे अमूर्तन जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो छात्र है वो कुल वस्तुओं की गिनती न कर अलग अलग वस्तुओं को वो अलग अलग गिनता है, जबकि सभी को विभिन्न वस्तु न मानकर वो एक साथ ही गिनना शुरू कर देता है। तो ये अमूर्तन सिद्धांत में होता है। और असंगत क्रम जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार
कुल वस्तुओं की गिनती में ये क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि यह प्रतीत होता है कि जो छात्र है उसने किसी विशेष क्रम अनुसार गिनती की है। तो ये एक मतलब इसमें प्रॉब्लम आती है विद्यार्थी को। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अगला है कक्षा सेकंड की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थी को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थी ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगे? तो डियर आप ऑप्शन देख लीजिए, आप उसको कैसे समझाओगे, ठीक है। देन मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ डियर। तो इसका जो आंसर होगा, जो गिनतारा जो होता है उसमें जो संख्या होती है वो प्रत्यक्ष रूप से जो आपके व्यवहारिक जो तरीका है में जो तारों पर बंधे हुए जो मोती होते हैं, ऐसे है ना, ऐसे मोती जो बंधे हुए होते हैं उनको संख्याओं के रूप में प्रदर्शित करके उनको समझाया जा सकता है, जिससे जो छात्र हैं वो गणित को किसी भी इस विषय को आसानी से सरल तरीके से वो समझ सके। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। मीन्स विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगी, तो बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, गणित में प्रति चित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है पूछा है डियर। तो बताते हैं इसका जो आंसर सही होगा। इसमें सत्य नहीं है पूछा है। प्रति चित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, ये तो बिल्कुल सही है। प्रति चित्रण बोलते हैं मैपिंग को। ओके, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रति चित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। प्रति चित्रण का गणित के कई विषयों में समाकलन किया जा सकता है। तो डियर ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है, सत्य नहीं है कि प्रति चित्रण जो है वो गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैपिंग ये जो है ये गणित पाठ्यक्रम का भाग है, मैपिंग। ओके, सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? प्रतिरूप, पैटर्न, कोण, सममिति या चौपड़? तो डियर आंसर इसका बताना है। आकृतियों के प्राथमिक स्तर पर जो सममिति है, सिमेट्री जिसको बोलते हैं, एंड चौपड़ जो है, टेंसलेशन जिसको बोलते हैं, प्रतिरूप जो पैटर्न आते हैं वो तो सब आते हैं, लेकिन जो कोण है ये प्राइमरी लेवल पर नहीं आते हैं, जो एंगल होते हैं वो प्राइमरी लेवल पर नहीं आते हैं। सो सेकेंड ऑप्शन इज राइट। गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं। ऑप्शन बताना है, गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में समझ स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, या समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए। तो डियर इनमें से सही विकल्प जो बताना है, तो जैसे आपको पता है जो गणितीय जो खेल व पहेलियाँ जो होती हैं वो गणित को एक एंटरटेनमेंट बनाती है, मनोरंजक बनाती हैं, और जिससे छात्र में वो जो गणित की तरफ जो फोबिया उनको होता है वो कम हो जाता है, और उनमें जो पॉजिटिव जो एप्टीट्यूड है उनका डेवलपमेंट इनमें होता है। उनको अगर खेल खेल से उनको मैथ्स समझाए और डेली उनके जो विचार हैं, ठीक है, उससे उनको रिलेट करें, तो वो बच्चे हैं आसानी से वो सीख जाते हैं। सो 40 जो इसका आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन इज राइट। अगला जो क्वेश्चन है, एक दिए गए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4th के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक विद्यार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है? तो डियर इसका आंसर जो हमें बताना है वो हम बताते हैं। इसका जो आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। आलेख ग्राफ पेपर के प्रयोग से, जैसे ये समांतर चतुर्भुज हो गई, देन जैसे ये 5 है एंड ये 4 है, तो 5 4 जा 20, तो जैसे आयत का जो क्षेत्रफल है वो 20 वर्ग है। लेकिन अगर उनको बताना है समांतर चतुर्भुज का ये आयत है, ठीक है, जैसे आयत का मैंने बता दिया 5 4 जा 20, और समांतर चतुर्भुज का बताना है, जैसे ये हमने समांतर चतुर्भुज ऐसे बनाई है इसी में, है ना, तो ऐसे जो चतुर्भुज हम बनाते हैं, जैसे ये 5 ये 4 हो गया, तो 5 4 जा 20, तो हम इसको समझा सकते हैं आलेख पेपर के प्रयोग से, ग्राफ पेपर के प्रयोग से, ओके, कि दोनों के जो क्षेत्रफल हैं वो समान है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो डियर बताना है कि कौन सा नहीं है। 42 का वो होगा गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना,
गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, ये तो बिल्कुल सही है। समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, ये भी बिल्कुल सही है। तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि डियर 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का जो उद्देश्य है वो गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना नहीं है, बल्कि जो इसका उद्देश्य है वो बच्चों को इस स्तर पर गणित से उनको अवगत कराना ज़रूरी होता है, जिससे उनमें तर्क संगत जो विचार हैं उनकी वृद्धि हो और वो अपनी डेली लाइफ में उसका यूज़ करें और प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के जो कौशल है उसमें उसकी वृद्धि हो और अपने जीवन में वह ज्ञान न होने के कारण वो न पिछड़े। तो ये एक मीन्स इसका उद्देश्य माना जाता है एनसीएफ का। सो आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। तब तो बताना डियर, जैसे हम बताएंगे, जैसे ये आयत हुआ, ठीक है, तो आयत ये x और ये 3x और वर्ग है y। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे आप एक बार ये पिक्चर देख लो, उसके बाद जैसे हम x की वैल्यू निकालेंगे आयत के, ठीक है, तो y/2, क्योंकि ये आधा हुआ ना, तो आधा कितना बनेगा, 18 बनेगा ना, 3 गुना उसका, तो 3 गुना अगर आधे का करेंगे हम 9 आएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आती है 9। अब हम जैसे आयत का परिमाप निकालेंगे 2x + 3x। ओके, तो 2x जितना है हमारा, जैसे 2x अभी हमने निकाला था, x कितना निकाला था 9 निकाला था, और अगर हम 3x की वैल्यूज़ जो निकालेंगे, 3x कितना है 9। ओके, 9 3 जा 27 हमारे पास निकल कर आता है x की वैल्यू एंड 3x की वैल्यू। अब हम निकालेंगे जैसे आयत का परिमाप हो गया, आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप हुआ 2 9 + 27। ओके, तो 2 9 और 27 कितने हो गए 36 × 2 कितना हुआ 72। तो आयत का परिमाप हुआ 72 एंड अब वर्ग का जो परिमाप है वो हम निकालेंगे। जैसे वर्ग का परिमाप हुआ 72 और जो साइड है वो इक्वल है, 4 साइड है, 4 = 72, तो y = 72/4, तो ये कितना हुआ 18, तो बराबर हुआ ना। तो आयत का परिमाप जो है और वर्ग का परिमाप जो है वो इक्वल हुआ। तो हम इसको ऐसे बताएंगे कि आयत का और वर्ग का जो परिमाप है वो दोनों बराबर हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो डियर बताना है। तो एक बार हम आपको बता देते हैं, जैसे जो सही नहीं है ये तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि 2005 ग्राम 2005 ग्राम तो यही आएगा, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। और किसी घन आपका जो आयतन है जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इतनी है 40 सेंटीमीटर, और घन के आयतन के जिसकी ऊंचाई 0.3 मीटर है, तो जैसे 45 × 15 × 40 = इतना आएगा मल्टीप्लिकेशन करके। देन घन का जो आयतन है कितना है, क्यूब में आता है ना, तो क्यूब स्क्वायर हुआ, तो क्या करेंगे 0.3 × 100 का स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, तो ये इक्वली आएगा ना, तो ये तो बिल्कुल सही है। 10 का शतांश जो होता है 0.1, ये भी सही है, जैसे 10/100, और तो इसका कितना हुआ 0.1, तो ये तो सही है। लेकिन इसका जो है 55 लीटर, क्योंकि इसका जो आंसर सही होगा डियर 55 लीटर प्लस 15 मिलीलीटर को ऐसे लिखेंगे हम 15/1000, ठीक है, 1000 हमने लिखा, तो इसके बाद हम क्या करेंगे 15 लीटर प्लस 0.055, तो अगर हम जब इसमें प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 55.055, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है, तो डियर इसका जो आंसर सही होगा वो थर्ड ऑप्शन सही होगा, अगर आपने देख लिया होगा, क्योंकि गुणन, योग और वितरण के रूप में जैसे हम इनको समझा सकते हैं। जैसे देखो 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझाने के लिए, जैसे देखो उदाहरण के लिए जैसे हम रख लेते हैं 15 × 2, ठीक है, तो हम कैसे रखेंगे, जैसे 15 हुआ 10 + 5 × 2, ओके, तो 10 × 2
प्लस 5 मल्टीप्लाई 2, 10 टू जा 20 प्लस 5 टू जा 10, तो 20 और 10 कितना हुआ 30। तो हम इसको ऐसे समझा सकते हैं, कैसे, गुणन, योग और वितरण के रूप में। अगला है, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता। ऑप्शन है कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना या लैंगिक भेद। तो डियर फोर्थ ऑप्शन सही होगा। लैंगिक भेद जो है वो गणित में भयभीत व उसमें असफल होने का ये कारण माना नहीं जाता है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पनाओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। बताना है जियो बोर्ड, मोती और माला, ग्राफ पेपर या गिन तारा। तो डियर इसका आंसर जो सही होगा थर्ड ऑप्शन सही होगा, ग्राफ पेपर। जैसे डियर ग्राफ पेपर जैसे कि आपको पता है ऐसे थोड़ा ग्राफ पेपर होता है ना, 2 दशमलव संख्याएं हमें बतानी है, जैसे 5/10 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू ये 0.5 हुआ और 3/10 0.3 हुआ। तो ये तो हमने ऐसे समझा दिया। और अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे 0.3 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 0 पॉइंट आएगा। तो हमारा जैसे 2 नंबर हो गए 0.5, है ना। तो हम इनको ऐसे समझा सकते हैं कि इनकी संकल्पना को समझा सकते हैं कि ऐसे अगर मिस बाय में रखकर करेंगे तो ये ऐसे आएगा, अगर उनको प्लस करेंगे पॉइंट्स वाले दशमलव वाले को तो ये ऐसे आंसर आएगा। तो हम इनको ऐसे समझा सकते हैं डियर, ठीक है, ग्राफ पेपर के थ्रू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कक्षा सेकंड के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग जोड़ सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आप डियर ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर जो सही होगा वो बताते हैं। जैसे योग है उसको शाब्दिक प्रश्न द्वारा उसको समझाया जाए, जिसमें जो छात्र हैं उसको योग मीन्स जोड़ समझने में उनको आसानी हो। जैसे उनको ये ऐसे बताया जा सकता है, जैसे 3 सेब और 4 सेब कुल मिलाकर कितने सेब हुए, है ना, 3 + 4 = 7 सेब हुए। तो उनको ऐसे शाब्दिक प्रश्नों द्वारा उनको प्रस्तुत करना चाहिए। तो वो इस अनुकरण मीन्स इस पद्धति का वो यूज़ कर सकता है सेकंड के लिए। ओके, अगला है कक्षा सेकंड के शिक्षक ने योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने के लिए कहा। जैसे एक टोकरी में 5 सेब है, 7 सेब वो डाल दिए, अब टोकरी में कितने सेब हैं। इस प्रकार का जो शाब्दिक जो प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है। संवर्धन, पृथक्करण, योग की पुनरावृत्ति या समुच्चयन। तो डियर आंसर इसका जो सही होगा समुच्चयन से होगा, क्योंकि इसका जो अर्थ है वो है जोड़ना या उनको अंत जो दिया गया जो शाब्दिक प्रश्न है ये समुच्चयन पर आधारित होता है, मीन्स जोड़ने से आधारित होता है। ये फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। तो डियर बताना है कि गणित में त्रुटियां तो एक, जैसे कि आपको पता है बच्चा गलती से ही सीखता है, त्रुटियों से सीखता है। तो इसमें से बताना है कि यह कथन, इसका आंसर हमें बताना है कि त्रुटियां डियर जैसे कि आपको पता है वो हमें बताती हैं कि हम किस में हम गलती कर रहे हैं, कि बच्चों को गणित समझने में कहाँ पर परेशानी हो रही है, वो उनको परेशानी किस में आ रही है और वो उसको किस तरह से उसको सुधारा जाए, आगे किस प्रकार से उसको सुधारा जाए। तो इसीलिए ज़रूरी होती हैं गलतियाँ होना। सो थर्ड ऑप्शन सही होगा, सही है, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार वो रचना करते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन इज राइट। तो डियर यही थे आज का हमारा प्रैक्टिस सेट मैथ से था। जो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।